नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड और ये सब के बारे में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअली हमने उसको डिस्कस किया है। आप उसका बार बार रिवीजन करें और मैं जो उसका क्वेश्चनिंग वाला जो सेशन होगा वो मैं तब लाऊंगा जब आपका ये पूरा कंप्लीट एक बार आप वीडियो देख लोगे। फिर हमें कमेंट्स में बताना कि सर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक सेशन लाने के लिए, तो फिर मैं क्वेश्चनिंग सेशन लेकर आऊँगा। तकरीबन जनवरी फैब, आप ये मान लो फैब में आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे, नवंबर दिसंबर से उस टाइम से फिर हम कंटिन्यू मैथ और साइंस का दोनों का क्वेश्चनिंग सेशन चलाएंगे। ओके, बट आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। और सपोर्ट आपको क्या करना है, बस वीडियो को दबा कर लाइक करना है एकदम, ठीक है। और जितना से जितना आप शेयर कर दो, और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का सोर्स। तो मैं सोर्स ऑफ एनर्जी पे आऊँ उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमें पढ़ाया गया है, 7th में ही पढ़ाया जाता है या 9th में तो पक्का आपने पढ़ा ही होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब ना तो कोई मशीन ऐसा है जो बना सकती है एनर्जी को, और ना कोई है जो ख़त्म कर सकती है। तो फिर हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्यों सोचते हैं? हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्यों सोचते हैं? इतना एनर्जी का हम इतना प्रबंधन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये सब हम क्यों सोचते हैं? जब एनर्जी जब क्रिएट ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ ये एक फॉर्म से चेंज होता है दूसरे फॉर्म में। तो फिर हम एनर्जी को बचाओ, एनर्जी बचाओ, एनर्जी बचाओ, ये सब हम क्यों करते रहते हैं? हमें इससे क्या मिलता है? हम एनर्जी क्राइसिस क्यों रटते रहते हैं? हमारे साइंटिस्ट हमें क्यों बताते हैं एनर्जी लिमिटेड है? क्यों? बताओ, आंसर दो। क्या कोई है आपके पास जवाब इसका? यस, हम बोलेंगे इसका क्या आंसर देंगे हम कि सर एनर्जी क्राइसिस के बारे में, हम एनर्जी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचते हैं। तो फिर सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी को एक मटेरियल होगा जिसको हम बर्निंग करने पे उससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी तो क्या है? जिससे आप काम ले सकते हो या हीट हो उसमें, ठीक है। वर्क या हीट दोनों फॉर्म होता है एनर्जी का। तो वो तो एनर्जी हो गया। सोर्स ऑफ एनर्जी जो वो मटेरियल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर बोलेंगे हम कि उसके बारे में हम क्यों सोचते हैं सर? वो भी तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद वो एनर्जी इस अर्थ में, मतलब इस यूनिवर्स में ही जा रहा है। यस, इस यूनिवर्स में जा रहा है। लेकिन हम हमेशा क्या सोचते हैं? हमें अपनी कन्वीनियंट जो अभी जो इस यूनिवर्स में बहुत सारे एनर्जी हैं, लेकिन वो एनर्जी हमें काम का है क्या? वो हमें काम का नहीं है ना। तो हम अपने जो फ़ायदा होता है, हम अपने फ़ायदे के लिए हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी को देखते हैं जिससे हम डिफरेंट काम करवा सकें। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको समझना होगा। अब मैं ये बोलूँ कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी क्यों सोचते हैं? क्योंकि एनर्जी तो सही बात है कि एनर्जी ना तो बनती है ना तो ये ख़त्म होती है। तो जब मैं जैसे कोल को मैंने जलाया, अब कोल को जलाने से जो हीट मिला उसको तो वो हमने यूज कर लिया, अपने पर्पस के लिए यूज किया। अब वो भी हीट कहाँ चला गया? वो भी हीट जो हमने यूज किया, क्या हमने कंज्यूम कर लिया, उसको रख लिया? नहीं। फिर वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बना, इलेक्ट्रिसिटी से फिर हमने कुछ काम किया, ठीक है। इस प्रकार से होता क्या है कि फिर फाइनली वो इस यूनिवर्स में ही मिल जाता है। लेकिन वो जो एनर्जी का सोर्स था जिसने हमें काम दिया, जिसने हमें इलेक्ट्रिसिटी बना कर दिया, उसको तो हमने ख़त्म कर दिया ना। उस सोर्स को तो हमने ख़त्म कर दिया, उसको तो हमने कंज्यूम कर लिया। लेकिन हाँ, एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया। एनर्जी उससे जो निकला वो फिर क्या हो गया? वो यूनिवर्स में ही चला गया। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखना है कि हम जो एनर्जी क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं वो सोर्स का बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अब जैसे डिफरेंट ये एनर्जी हमारे काम का होगा क्या?
जो एक बार आपने एनर्जी हमारा वो हीट बन गया, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, तो वो तो आपने एनर्जी ख़त्म कर दिया। मतलब इसकी जो सोर्स है उसको तो आपने जला लिया, उससे ये एनर्जी आपने प्रोड्यूस कर लेकर और फिर से ये बाकी यूनिवर्स में चला गया। तब ये यूनिवर्स में मिल गया ये एनर्जी, तो जो यूनिवर्स में एनर्जी मिल गया वो तो अब यूनिवर्स में है, फिर उससे हम काम नहीं ले सकते ना। तो हमें जो काम के सोर्स होते हैं उसे हम बचाने की बात करते हैं। समझ में आया? तो आप ध्यान रखिएगा कि एनर्जी क्राइसिस जो हम पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, एनर्जी क्राइसिस एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन फिर ये आप यदि किसी को बताओगे तो वो ये बोलेगा कि एनर्जी क्यों हम क्राइसिस के बारे में सोचे, जब हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय है, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय है, तो फिर हम एनर्जी के बारे में क्यों सोचे। तो हम उनको बोलेंगे नहीं, हम जो सोचते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। अब जो एनर्जी एक बार यूनिवर्स में मिल गया, उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस से तुरंत नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है बट वो तुरंत नहीं होगा। समझ में आया? आपको भी पता है कि जैसे अपने पास कोल यदि ख़त्म हो गया तो कोल को बनने का प्रोसेस आपको पता है ना कि कैसे बना था। जब ये यूनिवर्स बना था तो कई 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 सालों अंदर दबे रह गए, वो जो पेड़ पौधे जितने भी ये कार्बन मटेरियल थे वो दबे रह गए, तो मिलियंस ईयर लग गया फिर अंदर रिसोर्सेस, ये जो हमारे पास सोर्स है उसको बनने में। तो ऐसे एक दो दिन में नहीं है कि आज हमने ख़त्म कर दिया कल बन जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए हमें इस क्राइसिस के बारे में सोचना पड़ता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे, पेट्रोलियम बचाओ, डीजल बचाओ, ठीक है। कन्वेंशनल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब उस पर रुकावट डालते हैं कि कन्वेंशनल पे रुकावट डालो, नॉन कन्वेंशनल पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे सन है, ये सबसे एनर्जी जो आती है उस पर ज़्यादा सरकार अभी काम कर रही है। तो इस तरह से हमने एनर्जी क्राइसिस को देखा। समझ में आया? अब इसी एनर्जी क्राइसिस जो होता है इसको हम किसको बचाते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी को, और इसी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको। ये जो ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2020, और ये जो है वो कोविड का, ये कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो कोविड का जो दौर चल रहा है तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने अपने सिलेबस को थोड़ा सा रिडंडेंट किया है, रिड्यूस किया है, क्योंकि पढ़ाई जो है बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस वजह से रिड्यूस किया है। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर आता है, फिजिक्स का पार्ट आता है, तो इस चैप्टर में आपका जो है सोर्स ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी को वहाँ से रिमूव किया गया है। और फिर है उसमें क्या, तो उसमें है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 2020 के बच्चों को टारगेट लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जो वीडियो बनेगा ये आने वाले जो ईयर होगा उसके भी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस वापस से लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। ओके, तो इसलिए दैट्स वाई कि आपको ये जो वीडियो होगा वो एक बार तो ज़रूर देखना है। यस, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करो, मतलब एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, बस इस पर एक दो क्वेश्चन ओवरव्यू कर लिया, ताकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसको उससे कर पाओ, उसे छोड़ो नहीं। तो इसलिए मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा और आपका दायित्व है कि आपको एक बार इसको अच्छे ढंग से समझना है। अब बाकी जो आपका जो टॉपिक होगा वहाँ मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये आपको, ये थ्योरेटिकल है, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, और आपको जो है वो मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो जो इसका नोट्स जो है मैं आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। और नोट्स पाने के लिए आप हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या तो हमें जो फेसबुक पेज है और या इंस्टा पेज पे वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और भी हमारे फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टा पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और यदि आपका कोई हमसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो भी वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव होता हूँ तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, और कोई डाउट हो तो भी वहाँ छोड़ सकते हैं। तो आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो हम अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या से हम क्या समझते हैं भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या क्या होता है बताइए। एनर्जी का सोर्स है लकड़ियाँ, कोल, केरोसिन, एलपीजी, कुकिंग जितने भी ये कुकिंग फूड, आवर फूड जो कुक करते हैं, बनाते हैं, वो हमारे पास ये सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी।
इवन डीजल, पेट्रोल, ये सब सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि मतलब आप एक रात को सोया और सब सुबह उठा तो मान लो कि हीट नहीं है, मान लो कि हीट नहीं है। अब हीट नहीं है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा इस दुनिया का। हीट का भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि यदि आपको समझो कि एक रात को सोया और दिन सुबह उठा तो आपको हीट नहीं है, मतलब हीट नाम का कोई चीज़ ही गायब हो गया। क्या इमेजिनेशन कर सकते हो क्या होगा इस दुनिया का। सब कुछ बंद, बसेस बंद हो जाएंगे, ट्रेन बंद हो जाएंगे, और जितने भी हमारे पंप सिस्टम है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इवन हमारा खाना भी, जो हम आजकल डिफरेंट डिफरेंट टेस्टी फूड खाते हैं ना, वो कहाँ से बनेगा, जब आपके पास हीट नहीं होगा तो। समझ में आया। सो हीट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, अब इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये मिलता कहाँ से, सोर्स ऑफ एनर्जी से, सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। आपके यदि हीट नहीं है तो आपका थर्मल पावर प्लांट नहीं चलेगा, थर्मल पावर प्लांट नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आपका नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप वही 400 साल पहले ज़माने में चले जाओगे या हम लोग चले जाएंगे। सो हीट हीट किसने खोजा, सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया, बताओ कमेंट सेक्शन में नाम बताओ तुम जल्दी, ठीक है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं आता हूँ, देखो सोर्स ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन में बताऊँ तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एक प्रकार का प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमें जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, सिंपल, ठीक है। इनकन्वीनियंट फ्रॉम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हमें वो कन्वीनियंट हो, ऐसा नहीं कि जैसे अब न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिजन है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों को हमें कंट्रोल कराना पड़ता है, ठीक है। और इवन जो सन में क्या होता है, फिजन होता है या फ्यूजन होता है, बिल्कुल फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूज का मतलब दो मिल जाना, ओके। तो वहाँ फ्यूजन होता है, उसको तो अभी तक हमारे अर्थ पे, हमारे जो अर्थ है वहाँ पे अभी तक, अर्थ का मतलब उस रिएक्शन को हमारे अभी तक पूरे इस यूनिवर्स में कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं कराया जा सका है। अभी पूरे साइंटिस्ट लगे पड़े हैं उसमें कि इसको कंट्रोल्ड रिएक्शन कराया जाए, क्योंकि हमारे, आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन बहुत है, और हाइड्रोजन का ही तो फ्यूजन होके क्या बनता है वहाँ पे, सन हमारा बना हुआ है, जिसके पास ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, अनलिमिटेड आप बोल सकते हो। तो ये उसी को लगे पड़े हैं साइंटिस्ट, लेकिन अभी तक नहीं बनाया जा सका है। तो उसको हम अभी सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी में अभी काउंट नहीं करेंगे जब तक वो कंट्रोल हमारा नहीं होता है। हाँ है, लेकिन हमारे अभी काम का नहीं है, ठीक। तो इसलिए आप कन्वीनियंट, ज़रूर ये वर्ड ध्यान रखिएगा कि एनर्जी जो अमाउंट हो वो कन्वीनियंट हो, ऐसा ना हो कि हमें को है वो डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो वो इस टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। अब जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे वो दो टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, ओके। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो क्या, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जो मतलब एक बार यूज़ किया उसको आप वेरी लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार नेचर ने आपको दे दिया, उसको ख़त्म कर दिया तो फिर आपने ख़त्म कर दिया। नेचर का काम था देना, आपका काम था ख़त्म करना, बस अब सो जाओ, ख़त्म कर ही दिया फिर सो जाओ, एनर्जी ख़त्म कर दिया फिर सो जाओ। तो इस तरह से जो एनर्जी क्या हो, लॉन्ग टाइम के लिए सेव ना हो, वो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एक बार आपने उसको ख़त्म कर दिया फिर ख़त्म कर दिया। सो इसको एग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे आपने जानते होंगे कोल है हमारा, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल में आता है। ये सब जो है वो अर्थ के पास वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब खास करके अभी जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं 2050 2060 का ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि उस टाइम तक ऐसा ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये सब इसका ओवरव्यू हो गया कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है।
अब सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी आप बात करो, फॉसिल जितने भी फ्यूल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। इवन एंड न्यूक्लियर फ्यूल भी आएगा। न्यूक्लियर फ्यूल जैसे सच है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम भी एक किस में आएगा, ध्यान रखें, नॉन रिन्यूएबल में आएगा। अब नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो हमेशा ध्यान रखें, जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो कहाँ से डग किया जाता है, डग आउट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, डग वहाँ से निकाला जाता है, अर्थ से निकाला जाता है जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को ही हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम, एक और नाम दिया जाता है, ये भी पूछा जा जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रखना अपन को, कन्वेंशनल, इसके नाम से ही पता चले कन्वेंशनल, ठीक है। तो और ये जो है वो नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है इसको, ये हो गया नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो उल्टा ध्यान रखना है, यदि आपको कन्वेंशनल आता है, कुछ बच्चा क्या कर देता है ना, नॉन कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल समझ लेता है, नहीं, उल्टा चलता है। नॉन रिन्यूएबल को आप कन्वेंशनल याद रखोगे और रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल याद रखोगे। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो फिर आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। ओके, इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा रिन्यूएबल हो जाएगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, दो सोर्स ऑफ एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड इट इज इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है, आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे अब मैं पूछूं वुड, लकड़ी, लकड़ी किस में आता है, तो लकड़ी, बिल्कुल लकड़ी जो है रिन्यूएबल सोर्स में आता है। लेकिन फिर बोलेंगे सर लकड़ी को तो जब जला देते हैं फिर तो हमें नहीं, वो कंटिन्यू हमें तो नहीं मिलता रहता है उससे। तो यस, आप इसको ऐसे सोचो कि जब आप लकड़ी को जलाते हो, कहाँ से लाते हो लकड़ी, जंगल से, फॉरेस्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट से हम काट के लाते हैं। अब जब आप क्या पेड़ काटते हो तो वो दोबारा नहीं बढ़ता है, उसमें ग्रो नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है। ओके, तो वो क्या हो गया, आपने उसको, ये नेचर का नियम है कि भाई उसको काटना ज़रूरी है। आप जब काटोगे तो आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिला लकड़ी, जिसे जलाने से हमें हीट मिलता है, तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन किस टाइप का है, रिन्यूएबल है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आता है, क्या क्वेश्चन मार्क ये आता है कि यदि आप अंधाधुंध कटाई करते हो, जंगलों का अंधाधुंध कटाई करते हो, एक औसतन माना जाता है कि जब एक आप पेड़ को काटते हो या आप पेड़ लगाते हो तो औसतन 15 से ज़्यादा साल लगता है उसको पूरा ग्रो करने में, ठीक है। तो यदि आप अंधाधुंध कटाई करते हो, मतलब आपकी जो जंगल है वो अनलिमिटेड कटाई कर रहे हो अपनी फ़ायदा के कारण, सो उस टाइम पे फिर क्या होगा, वहाँ पे फिर ये रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ में आया? तो वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिवीजन बाय नॉन रिन्यूएबल में है या रिन्यूएबल में है। क्योंकि आप कंटिन्यूअस करोगे तो फिर तो ये क्या हो गया, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, यदि आप बहुत ज़्यादा जंगलों का कटाई कर दोगे तो। सो वैसे देखा जाए तो वुड जो है, लकड़ी, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। और इसको नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम बोलते हैं, इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव के साथ है। जैसे हम बिजली तो बना लेते हैं कोल से, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट और है सन से हम भी, उससे भी हम क्या करते हैं, उसके एनर्जी को हम कंज्यूम करके उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट है। ओके, अल्टरनेट कि भाई एक दिन ख़त्म हो जाएगा, यदि ये हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल, यदि इसको तो ख़त्म होना ही है क्योंकि ये लिमिटेड है, तो ये यदि ख़त्म हो गया तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव बचा हुआ रहेगा ये। तो इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है या हमें ये नारा लगाया जाता है कि एनर्जी बचाओ। तो क्योंकि हमें ये जो अल्टरनेटिव है ना, इसको, अल्टरनेटिव तो है हमारे पास, लेकिन इसको अभी से बचाओ ताकि हम दोनों को साथ में लेकर चल पाएँ। क्योंकि इसका एक अपना यूज है, इसका एक अपना फ़ायदा है और इसका भी अपना एक फ़ायदा है, तो ये भी रहे तो ज़्यादा बेटर हो, हम फुल्ली डिपेंडेंट इस पर ना हो जाएं। ओके, इसलिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। अब ये तो हमने सीख लिया, और इसका सोर्स क्या हो जाएगा, सन हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गया, सी वेव एनर्जी हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी हो गया। हमारे जो अर्थ है, जियो थर्मल एनर्जी, हमारे जो अर्थ है उसके पास भी, जो हमारा धरती माता है उनके पास भी हीट है,
ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे जब हम जियोथर्मल एनर्जी आपको पढ़ाएंगे। हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल में आएगा। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या कंडीशन होता है। व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है गुड सोर्स एनर्जी का, बताइए। सो देखो, जो हमारा जो वर्क है, काम जो है वो वर्क डन किससे होता है, वर्क डन एनर्जी नीड होता है इसके लिए। वर्क डन तो तभी होगा ना, हम काम जहाँ करेंगे, कब, जब आप इनपुट में उसको एनर्जी दोगे, उससे काम मिलेगा आपको। और ये एनर्जी कहाँ से आता है, ये सोर्स से आएगा। तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, अब वो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का काम है उस हिसाब से सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गया कि भाई जिस टाइप का काम होगा उस टाइप से आप इसको यूज करोगे अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को। बट कुछ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी को भी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन गुड होगा कौन बैड होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट जो कंडीशन ये है गुड सोर्स के लिए कि भैया ये जो होना चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास या वॉल्यूम, बोल लीजिए आप, मास या वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट मास और वॉल्यूम, मतलब कम 1 ग्राम, मान लो मैंने 1 ग्राम कोयला लिया, ठीक है, और या 1 केजी कोयला लिया, हम चाहते हैं उसी में से जितना मैक्सिमम हमें वर्क मिल जाए। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हम ढूंढेंगे जो कम मास में हमें ज़्यादा एनर्जी दे। ठीक है, तो जब कम मास में ज़्यादा एनर्जी देगा तो हमारा रिसोर्स भी बचा रहेगा, कम खर्च होगा, जब एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का इंडिकेशन होगा। ओके, सेकेंड जो होगा क्या होना चाहिए कि वो, भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान का ये सोच होता है कि हम क्या करते हैं, चीप में बेस्ट ढूंढना चाहते हैं, मतलब वो रेट भी कम हो और वो बेस्ट भी हो। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं सेकंड में, चीप एंड वेस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप जो तो थर्ड पॉइंट क्या नेसेसरी है, थर्ड पॉइंट जो हो वो एनर्जी, मतलब ये इजीली ट्रांसपोर्ट और स्टोर में इजी हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। ठीक है, अब देखो इस पर जो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स में मैंने बोला है तो मैं दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ बस समझो। फिर मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊँ, तो फोर्थ पॉइंट में जो सेफ़ हो और उसको हैंडल करने में यूज ज़्यादा कॉम्पिटेबल हो। ठीक है, सेफ़ होना चाहिए भाई, ऑब्वियस बात, अभी हमने एग्जांपल भी दिया था आपको कि भाई फ्यूजन जो होगा उससे जो हमें एनर्जी मिलेगा उससे वो सेफ़ है क्या, नहीं है। ठीक है, सो के तो और जो वो दूसरा जो लास्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना करे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये तो हमने मोस्ट पढ़ लिया कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का ये इंडिकेशन, ये 5 पॉइंट हमें होना चाहिए। अब हम सोर्स ऑफ एनर्जी एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूल की बात करते हैं कि फ्यूल क्या होता है। पहले हम फ्यूल को समझ लेते हैं कि फ्यूल जो होता है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है, कैसे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, फिर हम आएंगे एक एक करके सोर्स ऑफ एनर्जी पे। ओके, तो फ्यूल के बारे में पढ़ें। तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल देखो, फ्यूल एक मटेरियल है जो कि बर्न करने पे क्या देगा, हीट एनर्जी देगा, हमें पता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूल। जैसे लकड़ी है, कोल है, कुकिंग गैस है, एलपीजी है, केरोसिन है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारे फ्यूल में आता है। सो ये जो हमारे और ये हमारे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फ्यूल। ओके, तो ये एनर्जी रिलीज करता है जब जलने के बाद, और इसे हीट लेते हैं हम, फिर अपने अपने डिफरेंट काम करते हैं। सो इसको समझने के लिए ये तो हमें पता है कि ऑल फ्यूल क्या करता है, हीट देता है, हीट एनर्जी देगा ऑन बर्निंग, लेकिन डिफरेंट फ्यूल जो होगा प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, आफ्टर बर्निंग, बट सम फ्यूल प्रोड्यूस मोर एंड सम फ्यूल प्रोड्यूस लेस। तो इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे,
ठीक है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसको कौन ज़्यादा देगा कौन कम देगा, तो हम इसके लिए 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू। आपने नाम सुन रखा है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो जलता है वो टेम्परेचर। तो इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम कैलोरीफिक वैल्यू को देखते हैं। सो देखो, मैं अब बात करूँ कैलोरीफिक वैल्यू का, पहले डेफिनेशन की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको समझो क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितने पे, किस पे, जो अपना 1 ग्राम कितने पे, यूनिट मास को बर्न करने पे कितना अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, उस फ्यूल का क्या कहलाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। अब जो यूनिट ऑफ मास जो लेते हैं, अब यूनिट ऑफ मास जो हम लेते हैं वो सबसे छोटा यूनिट लेते हैं ग्राम। जब भी हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालते हैं तो हम सबसे स्मॉल यूनिट पे काम करते हैं। फिर जब स्मॉल यूनिट का काम करेंगे, हमें यदि 1 ग्राम में पता चलेगा तो हम 1 kg में तो बना ही सकते हैं, मतलब निकाल ही सकते हैं। तो हम इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाएंगे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम फ्यूल जलाने पे जितनी आपको हीट मिलती है उस फ्यूल का क्या कहलाएगा, वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आप कोल की बात करें, चारकोल जो होता है ना, कोल, ठीक है, तो कोल की बात करें तो 1 ग्राम कोल यदि आप जलाते हो तो आपको जो एनर्जी मिलता है, ये कैलकुलेशन के थ्रू जो आया है, इट प्रोड्यूस 33,000 जूल। एनर्जी का यूनिट सबसे छोटा यूनिट जूल होता है, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है जूल, तो ये जूल होता है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे जूल पर ग्राम। मतलब कि एक कोल का यदि पूछा जाए कि CV वैल्यू क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, सो हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे कि ये कैलोरीफिक वैल्यू इसका होगा 33,000 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कोल जलाओगे तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा, 33 जूल। अब इसको हम बार बार, ये थोड़ा सा जूल सबसे छोटा यूनिट होता है तो हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं, तो हम किलो जूल यूज कर लेते हैं। तो किलो जूल आपको पता है 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, तो इसको लिखेंगे 33 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। तो कोल का हमारा कैलोरीफिक वैल्यू कितना हो गया, 33 किलो जूल पर ग्राम। इस तरह से डिफरेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका क्या होता है, अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है, या आप इसको हीट वैल्यू भी बोल सकते हैं। CV वैल्यू को आप हीट वैल्यू भी बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आपको हीट वैल्यू आए या कैलोरीफिक वैल्यू आए, दोनों बराबर है। तो इस तरह से डिफरेंट जैसे लकड़ी का होता है 17 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, मतलब 1 ग्राम लकड़ी जलाओगे तो 17 किलो जूल एनर्जी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कैलोरीफिक वैल्यू से कि वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा पर ग्राम। ये पर ग्राम ध्यान रखना है, एनर्जी का यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट ध्यान रखना है, आता है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप में। फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूजन लगाते हो, वहाँ kg मिलेगा और आपको ध्यान नहीं होगा, ग्राम वहाँ पे kg आप लगाओगे, समझ में आया, वहाँ मिलेगा किलो जूल पर kg। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ भी किलो यहाँ भी किलो लगा दो, ऐसे नहीं, ग्राम के साथ ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं हम कि किसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा, कि और कैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये तो हमने देखा कि कैलोरीफिक वैल्यू हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि 1 ग्राम में कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बट यहाँ पे जब हम देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो होता है हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम यदि हाइड्रोजन गैस जलाओगे तो आपको 150 किलो जूल मिलेगा, मतलब 1.5 लाख, यदि हम जूल में बोलें तो 1.5 लाख जूल एनर्जी मिलेगा। ओके, सो ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं। क्यों,
क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि देखो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा है ना, हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, CV वैल्यू। तो हम ये मानते हैं कि जिस भी सोर्स ऑफ एनर्जी में हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू है तो भाई हीट तो तभी होगा जब उसमें कार्बन होगा, तो हम ये मानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स इन्हीं दोनों के नाम से मिलाकर बनाया गया, कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यदि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कोई फ्यूल है उसमें मान लो कि 70% हाइड्रोजन है और 30% कार्बन है, तो ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि आपका हाइड्रोजन का मात्रा क्या है, हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा है, तो वो कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई रखेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और लोअर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यदि लोअर परसेंटेज होगा तो उसका क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा, CV वैल्यू, वो भी कम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अपने पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसकी हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें जो होता है हाइड्रोजन की परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। डेट्स वाई इसकी जो हीट वैल्यू होता है या कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है देन कोल। किसके? कोल से। कोल में जो होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, इस वजह से इसके कंपेयर में। ठीक है, तो कोल कम कैलोरीफिक वैल्यू होता है और LPG के पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको नोट्स में मैं दे दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं आता हूँ इग्निशन टेम्परेचर पे, कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है। इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर पे आते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे फ्यूल बर्न होता है। मतलब अ फ्यूल हैज़ अप टू बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। मतलब वो फ्यूल जो बर्न होकर हीट एनर्जी जिस टेम्परेचर पे देता है उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि यदि फ्यूल बर्न होने से पहले जिस टेम्परेचर पे फायर होता है, कैच फायर और बर्न स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर टू विच फ्यूल मस्ट बी हीटेड, मतलब ये पहले हीट होता है। जब भी कोई फ्यूल को जलाना होता है तो वो पहले हीटेड होता है, एंड देन इट कैच द फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। और ये स्टार्ट होता है बर्निंग के लिए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अपने बाइक हो गया, तो वहाँ पे एक इग्निशन कॉइल लगा रहता है। वो पहले क्या करता है, हीट करता है फ्यूल को जो आता है कार्बोरेटर से, और उसको फिर उसमें आग पकड़ता है, फिर वो कंटिन्यूअस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें एक मिनिमम टेम्परेचर पे पहले उसको हीट देना रहता है, तो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आया? मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ इसको, कि जैसे एग्जांपल मान लो कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी फ्यूल है, ए मान लो, ए कोई फ्यूल है, उसका 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो यदि 20 डिग्री टेम्परेचर है तो वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे ही उसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। यदि हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि लोअर टेम्परेचर हमारे लिए घातक होगा। काफ़ी ज़्यादा लोअर टेम्परेचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एक अप्रॉक्स लिया जाए तो, एवरेज लिया जाए तो 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि वो 20 पे ही आग पकड़ रहा है तो इसका मतलब यदि आप उसको एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लाओगे तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो हीट हो जाएगा और हीट पे ही आग लग जाता है उसमें। समझ में आया? तो इग्निशन टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक मीडियम होना चाहिए। तो हम उसको पढ़ते हैं अब। ये इग्निशन टेम्परेचर समझ में आया कि क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? ओके, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, उसके बाद वो इग्निशन मतलब जलना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट बर्निंग। तो जहाँ पे स्टार्ट होता है उसी टेम्परेचर को बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो ये हमने। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। एक गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या गुण है? तो फर्स्ट जो मैं बात करूं तो इट शुड बी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। CV वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक ऑन हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस में मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेस में आता है। हम चाहते हैं कि CO2 हो और वाटर वेपर हो तो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। ओके, CO जो है ये काफ़ी जहरीली गैस होता है और SO2 जो होता है ये दोनों काफ़ी जहरीली गैस होता है, इसलिए हम इसको नहीं चाहते हैं कि हमारे फ्यूल से हो। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास गिविंग आउट लेस आप लिखो, लेस गिव स्मोक एंड हार्मफुल गैस, ठीक है। हार्मफुल गैस जो होना चाहिए लेस, और स्मोक भी लेस होना चाहिए, ये भी एक गुड फ्यूल का इंडिकेशन है। थर्ड जो होना चाहिए, एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर IG होना चाहिए, IT बोल देते हो, ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। प्रॉपर मतलब ना तो बहुत ज़्यादा कम और ना तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए इग्निशन। क्यों? क्योंकि सबसे कम, बहुत ज़्यादा कम होगा तो जो हमें पता है कि वो बाहर जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें आग पकड़ लेगा, फिर वो हमारे लिए घातक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो फिर तो हम ही को वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा कि वो लाइट अप करने के लिए, उसको जलाने के लिए इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। हमें ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस किसी का इग्निशन टेम्परेचर है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया ना, या 150 डिग्री सेल्सियस है तो हमें पहले इतना टेम्परेचर तक तो उसको पहले गर्म करना पड़ेगा, तब उसमें जाकर आग पकड़ेगा, ठीक है। तो ये सब है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना है। इट शुड बी चीप एंड वेस्ट, मैंने अभी पढ़ा ही दिया वो तो पॉइंट, ठीक है। और ये फिफ्थ पॉइंट भी यही कि सेफ़ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और कन्वीनियंट टू स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। और 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, इट शुड नॉट लीव मच ऐश बिहाइंड द आफ्टर बर्निंग, मतलब आफ्टर बर्निंग के बाद ऐश जो होना चाहिए, जो अवशेष निकलता है वो कम से कम उससे निकलना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट में जब कोल को जलाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऐश निकलता है, उसको एक डिस्पोज करना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ठीक है। और इट शुड बर्न स्मूथली, मतलब एक कांस्टेंट बर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मॉडरेट रेट में होना चाहिए, एक रेट कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है फिर वो कम हो गया, तो इस तरह से नहीं, एक स्टडी रेट में होना चाहिए। कैसा स्टडी? आप ध्यान रखना, स्टडी रेट मतलब एक कांस्टेंट रेट में हीट देना चाहिए। तो ये सब हमने डिस्कशन कर लिया। चलिए, ये कुछ पॉइंटें हैं, इसमें देखो थ्योरेटिकली आएगा क्वेश्चन ऐसे, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो हम लोग जो यूज लेते हैं फैक्ट्रीज वगैरह या अपने घरों में, तो उसमें हम क्या सोचते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और एब्सेंस ऑफ स्मोक और हार्मफुल हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि A और B दो कोई फ्यूल है, और जो है एक इसका जो वैल्यू है वो 55 किलो जूल पर ग्राम, और इसकी जो इग्निशन टेम्परेचर, ये तो CV हो गया, और इसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर कितना है इसका? इग्निशन टेम्परेचर इसका है लेट अस से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। और एक है 50 किलो जूल पर ग्राम, और इसकी जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है इग्निशन टेम्परेचर। तो इसमें से कौन बेस्ट होगा? कौन बेस्ट होगा बताओ? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई हाई कैलोरीफिक वैल्यू तो इसका है, चलो इसको चूज कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं, इसलिए मैं एग्जांपल लिया हूँ, क्योंकि सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू हाई, ऐसे नहीं कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो ले आओ, जल्दी से ले आओ। अरे भाई अपना जीवन भी तो देखना है ना भाई। हमारे पास तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन भी दोनों टाइप के है, लेकिन वो इतना सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उससे डेथ रेट जो है वो इन्वायरमेंट में एक बार मतलब लीक हो गया तो वो काफ़ी डेंजरस स्थिति कर देता है। जैसे चेरनोबिल जो हुआ था, चेरनोबिल वाला जो कांड हुआ था, तो उसमें कितने लोग मारे गए, ठीक है, उस विस्फोट में। तो जहाँ भी न्यूक्लियर वाले, जहाँ भी देखते हो, जहाँ भी सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहती है वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। क्यों प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ के लोग? क्योंकि उनको जान का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो वो तो देखो 1 ग्राम यूरेनियम से हमें पता नहीं कितने एनर्जी मिलेगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन चलता है। इतना सा यूरेनियम लेने के बाद उसको आप कंटिन्यू पता नहीं कितने दिन तक चला सकते हो,
एक एक, क्योंकि एक एक न्यूट्रॉन उससे टूटता है, फिर वो उससे अगला न्यूट्रॉन और टूटता है, उससे और न्यूट्रॉन टूटता है, तो इस तरह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। समझ में आया? लेकिन और यदि वो सक्सेस हो जाए हमारा फ्यूजन वाला, तब तो फिर हमारे बिजली बिल देने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन आसान तो है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन हम सिर्फ हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर। भाई ये तो कम, ये तो कम पे ही आग पकड़ लेगा, ये तो हमारे लिए घातक है, इसको ख़त्म करो। हम कैलोरीफिक वैल्यू हाई होते हुए भी इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आता भी है कि कौन आप चूज़ करोगे। आप देखो कैलोरीफिक वैल्यू हाई लगा दो, नहीं, ठीक है, फिर ये ऑप्शन आएगा तो इसको हम चूज़ करेंगे, क्योंकि एक 80 डिग्री सेल्सियस जो है ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना तो हम इसको हीटअप करके दे सकते हैं। भले हमको कम एनर्जी मिलेगा वो ठीक है, लेकिन अपना जीवन पहले सेफ रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड किया। अब आते हैं कि ए वाला जो है वो, यदि मान लो लेटर से CO2 गैस जो है, H2O वाटर वेपर और ये सब निकालता है, और बी जो है वो CO2 और ये CO मान लो और SO2 मान लो, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये ए जो है वो निकालता है, और बी जो है वो CO2 और H2O वाटर वेपर इसको इसमें प्रोड्यूस होता है, बाद में निकलता है एनर्जी देने के बाद, ठीक है। तो आप किसको चूज़ करोगे? तो हम उसको चूज़ करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को कम खतरा पहुंचाता हो, भले वो कैलोरीफिक वैल्यू कम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम इसको चूज़ करेंगे। हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है, ये सब जिसमें फ्यूल में होता होगा, उसमें उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि ये नहीं कि कैलोरीफिक वैल्यू हाई देख लिया तो हमने लगा दिया, या इग्निशन टेम्परेचर लो देख लिया तो लगा दिया। नहीं, आपको एक प्रॉपर, यदि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले अच्छे ढंग से पढ़ना है, फिर एनालिसिस करके उसका आंसर हमें टिक करना है। समझ में आया? तो ये था सेशन आज का। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी बारीकी से हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश किया। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, गुड फ्यूल का क्या है इंडिकेशन है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो ये सब हमने आपको डिस्कस किया। सो अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बने रहिए डायनेमिक एजुकेशन के साथ। और यदि मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो एज यूजुअल दबा कर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।